नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जो कि विवाद का विषय बना हुआ है। गिफिन वस्तुओं के बारे में आप सभी जानते होंगे, आप सभी इसके बारे में पढ़े भी होंगे। और विवाद जो बना है वो बना है 2021 की पीजीटी परीक्षा में एक सवाल पूछा गया। एक क्या दो सवाल पूछे गए, तो अभी मैं वो क्वेश्चन भी आप सभी को दिखाऊंगा। और वो बहुत ही विवादित क्वेश्चन साबित हुए, उसकी वजह से कितने लोग पीजीटी की नौकरी से बाहर हुए, कुछ लोग अंदर हुए, तो उसकी एक अपनी अलग कहानी है। आज हम लोग जो यहाँ पे चर्चा करेंगे वो डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे इनकम इफेक्ट इन गिफिन गुड्स। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं। तो ये वो दो सवाल हैं जो कि विवाद का विषय बने हुए हैं। देख सकते हैं पीजीटी 2021 में ये सवाल पूछे गए। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि गिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है। गिफिन वस्तु के संबंध में क्या सही है। चार ऑप्शन थे आप सभी के सामने: प्रबल प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रबल ऋणात्मक आय प्रभाव, प्रबल धनात्मक आय प्रभाव, और इनमें से कोई नहीं। आयोग के द्वारा जो पहली आंसर की दी गई उसमें प्रबल ऋणात्मक आय प्रभाव को सही जवाब माना गया। वहीं जब दूसरी आंसर की यानी कि रिवाइज्ड आंसर की दी जाती है तो वहां पे प्रबल धनात्मक आय प्रभाव को सही उत्तर के रूप में माना गया। इसके पहले इस आयोग के द्वारा इस तरीके के जो प्रश्न पूछे गए थे वहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऋणात्मक आय प्रभाव माना जाता था। ये पहले की परंपरा रही थी। उसके बाद इसी परीक्षा में एक और सवाल पूछा गया कि किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। चार ऑप्शन थे: धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक, दूसरा था प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर, तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव से कम, और चौथा इसमें ऑप्शन था ऋणात्मक तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। आयोग के द्वारा जो पहली आंसर की जारी की गई वहां पे माना गया ऋणात्मक तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक, जबकि जो दूसरी आंसर की जारी की गई रिवाइज्ड आंसर की वहां पे इस ऑप्शन को सही मानते हुए ये बताया गया कि धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक क्या होता है गिफिन वस्तुओं में इनकम इफेक्ट। तो ये वो दो विवादित क्वेश्चन हैं। आज का जो पूरा हमारा वीडियो रहेगा इन्हीं प्रश्नों पे केंद्रित है, यानी कि हम लोग इस पूरे मुद्दे को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अच्छे से हम लोग जाने और समझेंगे कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है ना। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चलिए एक डिस्कस करते हैं, एक लंबा डिस्कस। तो देखिए, जब आप लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा, इंडिफरेंस कर्व को मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहा, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं कि इंडिफरेंस कर्व में आपने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, एक उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पे होता है, जहां पे उपभोक्ता की बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को जो है स्पर्श करे, टच करे। ये बजट लाइन मान लीजिए पीएल हो गई। ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व हो गया, और यहाँ पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है। इस पीएल लाइन का मतलब क्या होता है? इस पीएल लाइन का मतलब, इसे किस नाम से जानते हैं? बजट रेखा के नाम से। ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं? बजट रेखा से। बजट रेखा होती क्या है? बजट रेखा होती है एक उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता या क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर। यानी कि एक कंज्यूमर कितनी क्रय शक्ति अपने पास रखता है जिससे कि वो वस्तुओं के किसी संयोगों को क्रय कर पाए अपने उपभोग हेतु। तो ये इंडिफरेंस कर्व की बेसिक बातें आप सभी ने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व में। अब मैं यहाँ पे आप सभी से जो चर्चा करूंगा वो ये करूंगा कि देखिए, ये जो पीएल है, बजट लाइन, ठीक है, ये क्या बताती है? उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर। इसमें दो प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी कोई भी अगर कंज्यूमर है, कोई भी उपभोक्ता है, तो इसकी जो इनकम, देखिए उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति में परिवर्तन होगा वो कहां से होगा? वो ऐसे होगा जब उसकी इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। भाई कोई भी कंज्यूमर है, उसकी अगर आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा? उसकी आय में वृद्धि होगी तभी वो जो है एक नए बजट लाइन पे शिफ्ट हो सकता है, या ऐसे कहें कि उसका जो खरीदने वाला क्षमता है वो तभी बढ़ सकता है।
तो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा हम लोगों को यहाँ पे आना है कि ये जो कंज्यूमर की इनकम है, ये दो तरीके से बढ़ सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर इनकम। उपभोक्ता की आय दो तरीके से बढ़ सकती है। एक हो जाए कि चेंज इन मॉनेटरी इनकम, यानी कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाए, और एक हो जाए चेंज इन रियल इनकम, उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाए। ये मौद्रिक आय में वृद्धि कैसे होती है? मान लीजिए आप मान लीजिए कंज्यूमर हैं और आपकी अभी इनकम है 4000, और इस 4000 के आय पे आप अलग अलग तरीके से वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। कुछ वस्तुओं पे कम खर्च कर रहे हैं, कुछ पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बने हुए हैं। तो अगर आपकी इनकम यहाँ से 4000 से बढ़कर के 6000 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पर मंथ की बात कर रहे हैं मान लीजिए, तो आपकी आय अगर 4000 से बढ़कर के 6000 पे हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे कि कुछ और वस्तुओं का क्रय किया जाए, कुछ अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का क्रय किया जाए। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी मौद्रिक आय में वृद्धि हुई, यानी कि आप एक नए लेवल पे जाने के लिए सोचने लगे। ठीक है, तो आय में परिवर्तन पहला क्या हो जाएगा कि सैलरी बढ़ जाए, मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ऐसे हो सकता है, मान लीजिए आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, और उस वस्तु का, मान लीजिए किसी वस्तु की आप जो है 10 इकाई उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स आप जो है उपभोग कर रहे हैं, और ऐसा हो जाए कि उसका प्राइस जो है वो कम हो जाए। प्राइस कम हो जाएगा, तो जब प्राइस कम हो जाएगा तो इस 10 यूनिट के लिए मान लीजिए अगर आप पहले 50 रुपए खर्च कर रहे थे, और अभी के डेट में मान लीजिए आपको मात्र 40 या 30, चलिए 30 रुपए ही खर्च करना पड़े, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो 20 रुपए का आपका बचत हो रहा है, ये क्या है? ये है चेंज इन रियल इनकम, यानी आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ रही है। तो ये कैसे बढ़ी? ये बढ़ी ऐसे कि यहाँ पे देखिए आय नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे वस्तु की कीमत घट रही है। तो जब वस्तु की कीमत घटेगी, मतलब उपभोक्ता की वास्तविक आय जो है वो बढ़ जाएगी। तो आपने देख लिया, दो तरीके से उपभोक्ता के आय में परिवर्तन हो सकता है। एक हो सकता है चेंज इन मॉनेटरी इनकम, और दूसरा हो सकता है चेंज इन रियल इनकम। उम्मीद है कि इतना आप सभी लोग समझ चुके होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का भी डाउट आपके सामने नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, ये है चेंज इन गुड्स प्राइस, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और चेंज इन मॉनेटरी इनकम अगर है तो यहाँ पे देखिए नई नई बजट लाइन शिफ्ट हो रही है, और यहाँ पे क्या है, बजट लाइन एक ही है, उसके स्लोप बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अभी देखिएगा, आगे हम लोग देखेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व, तो वहां पे इसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इनकम इफेक्ट दो तरीके का होता है। ठीक है, एक क्या होगा कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मनी इनकम इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट, मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव, मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट, मूल्य जनित आय प्रभाव। ये आप समझ चुके होंगे। इसमें क्या बात की थी? इसमें बात की थी कि अगर कंज्यूमर की सैलरी बढ़ जाए, डायरेक्ट इनकम बढ़ जाए, और प्राइस इंड्यूस्ड में क्या है कि जो वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं उनकी प्राइस में हो जाए गिरावट। जब प्राइस में गिरावट हो जाएगी तो कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, यहाँ पे परचेजिंग पावर भी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये रियल इनकम, तो ये आप सभी को अब क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे कि आय उपभोग वक्र क्या होता है, और ये जो आय उपभोग वक्र यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये किससे संबंधित है? यह संबंधित रहेगा आपका मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव, यानी कि ये समझिए कि ये वही बात हो रही है कि डायरेक्ट इनकम बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता का प्रिफरेंस यानी कि अधिमान वो स्थिर रहता है। ठीक है, वस्तुओं की प्राइस में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल ही स्थिर रहेगा। ठीक है, और इस स्थिति में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है,
यानी पहले अगर उपभोक्ता की इनकम जो थी वो 4000 पर मंथ की थी, अभी इनकम बढ़कर के अगर 6000 पर मंथ हो जाए, या इनकम बढ़कर के 8000 पर मंथ हो जाए, या इनकम बढ़कर के 9000 पर मंथ हो जाए, तो उसकी अलग अलग स्थितियां इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये पहली जो पीएल आप देख रहे होंगे, पहली पीएल ये है 4000 की इनकम पे, और उसके बाद ये देख रहे होंगे P1 L1। अभी अगले डायग्राम में इसको और अच्छे से समझा रहा हूं। तो ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा इनकम बढ़ी, मान लीजिए 4 से 6000 पे आ गए, देन 8000 पे आ गए, और इसी प्रकार से 9000। तो इस तरीके से जैसे जैसे आय बढ़ेगी, बजट लाइन दाहिनी ओर ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। अब इस प्रत्येक बजट लाइन पे जो इंडिफरेंस कर्व स्पर्श करेगा, तो ये जो कई बिंदु बन रहे हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाला जो बिंदुपथ होगा उसे ही बोला जाता है इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र। एक बात यह समझना है आपको, आय उपभोग वक्र जो होता है वो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि यदि उपभोक्ता की आय शून्य हो जाए तो उपभोक्ता वस्तु की कुछ भी मात्रा उपभोग में नहीं ले आएगा। तो एक सवाल आपसे यहां से बन सकता है कि आय उपभोग वक्र मूल बिंदु से शुरू होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर डायग्राम देखेंगे आप यहां से देख सकते हैं, और इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में उपभोक्ता का बजट लाइन पीएल था, जहां पे ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्राप्त कर रहा था कंज्यूमर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंज्यूमर की जो इनकम है, जो आय है, ठीक है, ये कौन सी आय, मौद्रिक आय, ठीक है, जिसे आप समझ सकते हैं सैलरी वाली आय, है ना। तो इसमें हो जाए वृद्धि, जब इसमें वृद्धि हो जाएगी तो नई बजट लाइन पे कंज्यूमर पहुंच जाएगा, जिसे P1 L1 के नाम से जाना जाएगा, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है E1। इसी प्रकार से फिर से मान लीजिए बढ़ जाती है आय, तो क्या हो जाएगा, P2 L2 पे पहुंच जाएगा, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2, मान लीजिए फिर से इनकम बढ़ जाए। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आय बढ़ रही है, इस स्थिति में कंज्यूमर एक नए बजट लाइन पे शिफ्ट होता जा रहा है। बजट लाइन ऊपर की ओर दाईं की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, और इस बजट लाइन को जो इंडिफरेंस कर्व यानी कि उपभोक्ता का अधिमान है, वो जहां पे स्पर्श करेगा वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वहीं पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये जो कई बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक रेखा बनेगी, एक जो इनको मिलाने वाला जो एक आप रेखा खींचेंगे, इसे बोला जाता है इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो इनकम का, अच्छा यहाँ पे एक बात आपको ये समझना है, चलिए उसको अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकम कंजम्पशन कर्व की एक सामान्य आकृति आपने देखी है। अब जो है एक और आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा ये समझिएगा कि जब अगर कंज्यूमर की इनकम में वृद्धि हो रही है, कंज्यूमर की इनकम में वृद्धि हो रही है, और ऐसी स्थिति में अगर डिमांड में भी वृद्धि हो रही है, तो ये जो डिमांड में वृद्धि होगी, ये होगी नॉर्मल गुड्स के लिए। ठीक है, इतना थोड़ा सा समझ के रखिएगा आप। और अगर ऐसा हो जाए कि आय में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके बावजूद डिमांड में कमी हो रही है, तो इसे बोला जाएगा इंफीरियर गुड्स या हीन वस्तु। ठीक है, इतना आप समझ के रखिए। ये अभी हम लोग आगे जब गिफिन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इनकम कंजप्शन कर्व दिखाया गया है एक अलग तरीके का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहली जो बजट लाइन है PL, यहाँ पे कंज्यूमर ई पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राप्त है। उसके बाद जो दूसरी बजट लाइन आती है P1 L1, यहाँ पे भी E1 पे संतुलन की स्थिति को प्राप्त है। यानी आप इसको बताने का मतलब क्या है, इसको बताने का मतलब, जब आप देखिए मैं आपको लास्ट डायग्राम में लेके चलता हूं, यहाँ पे आपने देखा कि जो एक्स वस्तु है
जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, कंज्यूमर एक्स वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को क्रय करता जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए, बी और ये आपका सी, यहाँ पे सी है असल में, तो ये सी, डी, मतलब कि आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ वस्तु की डिमांड में जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही है। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आय में वृद्धि, डिमांड में वृद्धि, नॉर्मल गुड्स। लेकिन अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो दो बिंदु ऐसे थे, यहां से चल करके आप इवन तक देख सकते हैं कि इनकम में वृद्धि हुई तो डिमांड कितनी है x1, फिर से जो है इनकम में वृद्धि हुई और नया बजट लाइन P1L1 जो बनता है वहां से आप देख सकते हैं डिमांड जो है वो कितनी है, डिमांड में वृद्धि होकर के मान लीजिए ये x3 के बराबर है, यहाँ पे इसको x3 लिख लीजिए, ठीक है। तो इस और उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे E2 पॉइंट पे, E2 पॉइंट पे यानी कि जो बजट लाइन है P2L2, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, ये लाइन देखिए, यानी कि इस पॉइंट पे पहुंचने पर क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है वो एक्स की कम मात्रा का क्रय कर रहा है, x2 के बराबर क्रय कर रहा है। यहां आपने देखा x1 से x3 पे गए यानी कि बढ़े, लेकिन आप देख रहे हैं जो E2 पॉइंट है यहाँ पे बैक में आ गया, यानी कि इनकम तो बढ़ रही है लेकिन डिमांड कम हो गई। और अगले पॉइंट पे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे आय तो बढ़ रही है लेकिन डिमांड जो है वो फिर से कम हो गई और x 0 के बराबर आ गई। तो एक बात क्या क्लियर हुई, एक बात ये क्लियर हुई कि इस स्थिति में आय में वृद्धि होने पर डिमांड में यानी कि मांग में कमी हो रही है, और ये किस प्रकार की वस्तुओं में होता है, ये हीन प्रकार की वस्तुओं में होता है, इंफीरियर गुड्स में होता है। ये भी आपका एक इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो बन जाता है, जिसमें एक्स वस्तु के बारे में दिखाया गया है। जो ये डायग्राम था यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वस्तु की भी चर्चा की गई है, वाई की भी चर्चा की गई है, और इस डायग्राम में केवल एक्स वस्तु की चर्चा की गई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ कुछ पॉइंट तक तो खरीदी गई या मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, कमी होने लगती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि आय में तो वृद्धि हो रही लेकिन डिमांड में कमी हो रही। भाई ये कैसी वस्तु हो जाएगी, हीन प्रकार की वस्तु जो है वो हो जाएगी। लास्ट डायग्राम में हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था, यहाँ पे एक्स के लिए देखा था, यहाँ पे वाई के लिए देख सकते हैं, वाई वस्तु के लिए ये इनकम कंजम्पशन कुछ इस तरीके का बनेगा। और यहाँ पे आप देखें अगर ध्यान से तो ई पॉइंट पे ठीक है इनकम बढ़ा, वाई का जो है डिमांड बढ़ा, E2 पे E1 पे पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं जो इनकम बढ़ा और डिमांड जो है वो बढ़ा। मतलब कि जो चीजें आपने X के लिए देखा था वही चीजें आप यहाँ पे Y के लिए भी या Y वस्तु के लिए जो है देखेंगे। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है गुड्स यानी कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। सामान्य रूप में हम लोग पढ़ते हैं वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है नॉर्मल गुड्स, एक होती है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स को क्या बोला जाएगा, सामान्य बोला जाएगा। सामान्य क्यों बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इट मींस इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, आय प्रभाव धनात्मक, आय प्रभाव धनात्मक। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद इंफीरियर गुड्स पे आते हैं। इंफीरियर गुड्स पे जब हम लोग आएंगे तो ये इसमें क्या होता है, दो कैटेगरी फिर से हो जाती है। एक हो जाती है कम निकृष्ट, एक हो जाती है अधिक निकृष्ट। ये जो अधिक निकृष्ट होती है यानी खराब में भी खराब, है ना, इसको बोला जाता है गिफिन वस्तु। गिफिन एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, सर रॉबर्ट ग्रिफिन। उन्होंने ब्रिटेन में कुछ रिसर्च वगैरह किया था और उन्होंने कुछ देखा कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके संबंध में जो मांग का नियम है वो फेल हो जाता है। वहां पे क्या उन्होंने देखा, वहां पे देखा कि आय में वृद्धि तो हो रही है लेकिन डिमांड में कमी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसी स्थिति में इनकम इफेक्ट जो है वो निगेटिव हो जाता है। इनकम इफेक्ट ऐसी में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
ध्यान देने वाली बात है ये कि जो यहाँ पे मैं पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहा हूं? ये बात कर रहा हूं मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर। मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर किसकी बात कर रहा हूं? मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर। इसको क्या बोल सकते हैं? मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव। इसको क्या बोलेंगे भाई? नोट कर लीजिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो चुका होगा अब आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देख लिया कि जब हम लोग बात करते हैं मौद्रिक आय में वृद्धि की, तो यहाँ पे मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव के देखते हैं, तो यहाँ पे सामान्य वस्तुओं के लिए इनकम इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होता है? क्योंकि सामान्य वस्तु में ऐसा देखा जाता है कि जब आय में वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में ये देखा जाता है, और उसमें भी जो हम लोगों का चर्चा का विषय है गिफिन गुड्स, तो गिफिन गुड्स में क्या देखा गया कि यहाँ पे आय में तो वृद्धि हुई लेकिन डिमांड में कमी होती है, यानी कि यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो निगेटिव आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आपका जो सवाल पूछा था वो यहां से नहीं था, और बहुत सारी किताबों में बेस इसी को बना लिया गया है। यानी कई हिंदी मीडियम की ऐसी बुक हैं जो इसी के आधार पे मौद्रिक आयजन न्याय प्रभाव की बात करते हैं, यानी कि वो गिफिन के लिए इसे निगेटिव लिख देते हैं, वो आगे चर्चा ही नहीं करते कि प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है, कैसे है। तो चलिए हम लोग अब उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ के रखिएगा, और आगे अभी ये भी चर्चा करूंगा कि अगर ये सवाल आपसे किसी परीक्षा में पूछे तो कैसे आपको पहचानना है, क्या सही जवाब लगाना है। गिफिन के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारी लिया। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं कि गिफिन वस्तुओं की अगर मूल्य में वृद्धि हो रही है तो इनकी डिमांड में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और सामान्य रूप में क्या होता है? सामान्य रूप में मार्शल का जो मार्ग का नियम कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो डिमांड डिक्रीज करेगी, यानी कि मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो मांग में कमी होगी। लेकिन गिफिन में क्या है? मूल्य में वृद्धि हो रही है तो मांग में भी वृद्धि होगी, मूल्य में कमी हो रही है तो मांग में भी कमी, यानी कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप वाला चलता है ना। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, छोटे से डायग्राम में। तो यहाँ पे क्या देखा गया? गिफिन प्रकार की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पे कीमत मांग संबंध धनात्मक होता है। इस लाइन को याद रखिएगा। यानी कहने का क्या हुआ अर्थ? कहने का अर्थ ये हुआ कि प्राइस अगर इंक्रीज कर रही है गिफिन क्वालिटी की, गिफिन वाली गुड्स में अगर इनकी प्राइस इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा? कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो रही है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो रही है, फलस्वरूप गिफिन वाली जो वस्तुएं हैं इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप जो है याद रखिएगा कि गिफिन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, मार्ग का नियम कैसे फेल होता है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात समझना है आपको, हम लोग अभी यहाँ पे बहुत चर्चा की, आपने अलग अलग किताबों में अलग अलग एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे कि भाई किसी ने मक्के को बोल दिया गिफिन वस्तु है, किसी ने बाजरे के आटे को बोला गिफिन है, किसी ने ब्रेड को बताया, सबके अपने अलग अलग तर्क होते। लेकिन असल में बात यह होती है कि कोई भी वस्तु अपने आप में न तो सामान्य होती है और न ही निकृष्ट होती है। उपभोक्ता की आय ही इस बात को तय करेगी कि वस्तु सामान्य होगी अथवा निकृष्ट होगी। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से खुद समझ सकते हैं। आज के डेट में अगर आप मान लीजिए इलाहाबाद जैसे शहरों में रह रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आपको अपने घर से जो मिल रहा होगा पैसा, वो मान लीजिए 10,000 पर मंथ मिल रहा होगा, 10,000 प्रति माह आपको मिल रहा होगा खर्च। और ऐसे में जो आपका एक लेवल होगा कंज्यूम करने का, ठीक है, वो लेवल एक बिल्कुल सामान्य तरीके का होगा। हो सकता है कि अभी आप जो है जो मान लीजिए आप पूड़ी खाते होंगे, है ना, पूड़ी में जो आप फॉर्चून या रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ऑयल, तो अभी आप जो है रिफाइंड ऑयल जो यूज कर रहे होंगे वो मान लीजिए एक बेस के तौर पे हम लोग देखते हैं कि 200 रुपए पर लीटर का है। ठीक है, तो अभी आपके लिए ये क्या है? अभी आपके लिए नॉर्मल गुड्स है, ये एक सामान्य वस्तु है अभी आपके लिए, है ना। मान लीजिए आपकी नौकरी लग जाती है, आपकी सैलरी जो है अभी मान लीजिए हो जाए 60 से 70,000 रुपए महीने। अच्छा, मैं आप सभी को बताऊं, एक दिन मैं गया था एक छोटे से शॉपिंग मॉल पे,
तो मुझे भी खरीदना था यही रिफाइंड तेल। मैं देखने लगा कि कौन कौन से आते हैं। वहां पे एक रिफाइंड ऑयल रखा हुआ था, उसका रेट मैंने देखा वो था, ठीक है, 1350 रुपए प्रति लीटर। अब देखिए, अगर आप अपने इस लेवल से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो 10,000 रुपए पर मंथ आपको खर्च मिल रहा है, यहां से ये जो रिफाइंड तेल है ये आपके लिए नॉर्मल गुड है। आप 200 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं वहन कर सकते हैं। लेकिन वहीं आपकी नौकरी लग जाए, अगर आपकी नौकरी लग जाए तो ये जो 1350 रुपए पर लीटर है, हो सकता है आप इसका उपभोग करने लगे। इस स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो 200 रुपए पर लीटर वाला रिफाइंड तेल था, जिसकी अभी तक आप पूड़ी खा रहे थे पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से, अब आपके लिए क्या बन जाएगा? अब आपके लिए ये गिफिन बन सकता है, हीन बन सकता है, मतलब खराब क्वालिटी की वस्तु की श्रेणी में ये आ जाएगा। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है, कोई भी वस्तु अपने आप में न तो सामान्य होती है और न ही निकृष्ट होती है। उपभोक्ता की आय ही इस बात को तय करती है कि वह वस्तु सामान्य होगी अथवा निकृष्ट होगी। इतना क्लियर है ना? इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, है ना? सैलरी वैलरी बढ़ाइए, नौकरी लीजिए, उसके बाद आप भी जो है पहुंच जाइए इस लेवल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि कोई भी वस्तु जो है उसे आप न तो सामान्य बोल सकते हैं न गिफिन। ये आय का स्तर है जो ये डिसाइड करेगा। एक ही वस्तु हमारे और आपके लिए गिफिन हो सकती है, किसी और के लिए सामान्य हो सकती है। तो ये इनकम जो है, इनकम लेवल डिसाइड करता है। चलिए, यहाँ तक की कहानी तो खत्म होती है। इसकी कहानी खत्म हुई इनकम कंजम्पशन कर्व की, आय उपभोग वक्र की, जो कि किस पे आधारित था? वो आधारित था उपभोक्ता की मौद्रिक आय पे, यानी मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव। इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग कहां पे पहुंचेंगे? अब हम लोगों को एक देखना है कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? कीमतों से। किससे संबंधित है? कीमतों से। यानी किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें अगर उतार चढ़ाव हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा एक कंज्यूमर पे, है ना? चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें क्या देखिए, आपने जब इनकम कंजम्पशन करो पढ़ा, वहां पे आपने प्राइस को स्टेबल माना था, प्राइस को आपने कांस्टेंट माना था। लेकिन जब आप प्राइस कंजम्पशन करो पढ़ेंगे, जब आप कीमत उपभोग करो पढ़ेंगे, कीमत उपभोग वक्र पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको क्या स्थिर मानना है? यहाँ पे आपको स्थिर मानना है कंज्यूमर की इनकम। कौन सी इनकम? मौद्रिक आय। ठीक है, तो यहाँ पे आय को स्थिर मानना है, प्रेफरेंस को यानी अधिमान जो है उसको स्थिर मानना है, ये सारी चीज को यहाँ पे कांस्टेंट यानी कि स्थिर मान लेना है। तो आय को हमने स्थिर मान लिया, अधिमान को हमने स्थिर मान लिया, लेकिन जो वस्तुओं की कीमतें हैं इसमें हम जो है चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहां पे क्या था? इनकम कंजम्पशन कर्व में इसको भी स्थिर माना गया था। इतना क्लियर है ना? देखिए आपका कैसे बनेगा प्राइस कंजम्पशन कर्व, कीमत उपभोग वक्र। दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। यहां पे क्या होता है? मान लीजिए किसी एक वस्तु की मूल्य में कमी हो जाती है, या दोनों ही वस्तुओं की मूल्य में कमी हो जाती है मान लीजिए, तो देखने को क्या मिलेगा कि ये जो बजट लाइन है ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा राइट ओर, लेकिन ये जो है एक ही पॉइंट से चलेगा। ठीक है, वहां पे क्या था? अलग अलग बजट लाइन बनते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ही पॉइंट से बजट लाइन बनेगा आपका। तो इसके जो कई बिंदु होंगे संतुलन वाले, इसको मिलाने वाली जो बिंदुओं का बिंदुपथ होगा उसे कीमत उपभोग वक्र कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या देखना है आपको? मान लीजिए एक्स वस्तु जो है, एक्स वस्तु के मूल्य में अगर कमी हो जा रही है, समझना क्या है, एक्स वस्तु के अगर मूल्य में कमी हो जा रही है तो उपभोक्ता क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे दो वस्तुओं की बात की जा रही है, तो एक्स है और वाई है। अब मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स जो है ये कम हो जाएगी, तो कंज्यूमर क्या करेगा? फिर जो है कंज्यूमर जो है ये डिमांड एक्स के लिए बढ़ा देगा, यानी कि एक्स वस्तु की डिमांड को कम कर देगा। और वाई की अगर प्राइस जो है वो स्टेबल है तो फिर क्या करेगा? इसके जो है इसका जो डिमांड है, इसको जो है वो कम कर देगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ
कहने का मतलब ये हुआ कि दो वस्तुएं जो हैं x और y, यहाँ पे अगर x वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ा देगा कंज्यूमर, यानी x की अधिक मात्रा खरीदने लगेगा और y की ऐसी स्थिति में कम मात्रा कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही प्राइस कंजम्पशन कर्व है जिसकी हम लोगों ने अभी बात किया, उसमें उतना क्लियर तरीके से नहीं दिख रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की जो है आय बढ़ रही है, वैसे वैसे वस्तुओं यानी एक्स वस्तुओं की मात्रा जो है वो बढ़ा रहा है, लेकिन वाई वस्तु पे आप देखेंगे कि वो स्टेबल बना हुआ है। ठीक है, इनकम में वृद्धि के साथ वाई पे वो स्टेबल बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अब ये प्राइस कंजम्पशन कर्व है और इसमें दिखाया गया है, जैसे हमने इंडिफरेंस सॉरी इनकम कंजम्पशन कर्व को हम लोगों ने देखा था और वहां पे हम लोगों ने समझा था कि एक ऐसा पॉइंट था जहां से फिर क्या हो रहा था, जहां से एक्स वस्तु की मात्रा में कमी होनी शुरू हो जा रही थी। ठीक है, इनकम बढ़ने पे। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। समझना क्या है, या अच्छा ये चीज आपने समझ लिया, ये चीज आपने समझ लिया कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को बताया था, कंज्यूमर की इनकम दो तरीके से बढ़ती है। पहला मौद्रिक आय में वृद्धि और दूसरा अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी। अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी होती है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, इतना पहले से क्लियर होगा। अब देखिए चेंज इन प्राइस, कीमतों में परिवर्तन, इसको समझिए। अब यहां से आपको ध्यान देना है क्योंकि आपकी परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है वो यहां से संबंधित पूछा जाता है। बहुत सारी हिंदी मीडियम की किताबें गलत लिखी हैं, उन्होंने इस बात को नहीं क्लियर किया है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या रोल है, इनकम इफेक्ट का। वो डायरेक्ट जो मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव था वहीं से जो है डिक्लेयर कर दे रहे थे कि गिफिन में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, जबकि वो सही जवाब नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपको सारी बातें आज के इस कंप्लीट लेक्चर में अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए चेंज इन प्राइस, कीमत या मूल्य में परिवर्तन, यह दो तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है इनकम इफेक्ट, प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट। अब इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मॉनेटरी या मनी इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है प्राइस इंड्यूस्ड, यानी कि कीमत प्रेरित या कीमत आयजन्य या प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव। अब देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है इसको भी समझिए। मान लीजिए एक कंज्यूमर है और वो क्या कर रहा है कि एक उपभोग जो कर रहा है, उसका जो एक उपभोग लेबल बना हुआ है उसमें कुछ वस्तुएं हैं, हम लोग दो वस्तुओं को लेते हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। ठीक है, तो देखने को यह मिला कि अगर एक्स वस्तु की मूल्य में कमी हो जा रही है, एक्स वस्तु के मूल्य में कमी हो जा रही है, तो इसके डिमांड में वो वृद्धि कर दे रहा है। ठीक है, इसके डिमांड में वो वृद्धि कर दे रहा है। इट मींस यहाँ पे निगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। कौन सा रिलेशन देखने को मिल रहा है? निगेटिव। क्योंकि आपने देखा था कि कहीं पे अगर प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, और डिमांड भी बढ़ जाए, दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही डिमांड, इट मींस निगेटिव रिलेशन। और यहाँ पे क्या देखा गया कि वाई वस्तु जो है स्थिर है। दो वस्तुओं की बात की जा रही, एक्स और वाई, तो वाई वस्तु का जो प्राइस है वो स्थिर हो जाए मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में अगर एक्स वस्तु का प्राइस जो है वो कम हो जाएगा तो उसकी डिमांड जो है वो कंज्यूमर बढ़ा देगा। और ये जो रिलेशन देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा? निगेटिव रिलेशन। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। बहुत सारी किताबों में ये पॉइंट भी हो सकता है आपको गलत देखने को मिल जाए। हमेशा याद रखिएगा प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो सदैव ऋणात्मक होता है, हमेशा निगेटिव होता है। क्योंकि आपने प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में ये बेसिक बात समझी होगी कि प्रतिस्थापन प्रभाव होता क्या है, एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को अधिक मात्रा करना। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, वाई का मूल्य जितने पे है वो स्थिर बना रहे, लेकिन अगर एक्स वस्तु के मूल्य में कमी हो जाए, ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु की डिमांड में वृद्धि हो जाती है और ये रिलेशन दिखाता है निगेटिव को। इट मींस प्रतिस्थापन प्रभाव ऑलवेज, सदैव, हमेशा ऋणात्मक या निगेटिव होता है।
ये पॉइंट आपको याद रखना है और यहाँ से आपकी परीक्षा में एक आध बार सवाल पूछा। अभी मुझे किसी ने आज एक ग्रुप में भेजा हुआ था एक सवाल, और उस सवाल का जो सही जवाब लगा हुआ था वहां पे धनात्मक था। तो मैंने उनको बताया कि भाई यहाँ पे धनात्मक नहीं ऋणात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो सदैव ही ऋणात्मक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग देखेंगे इनकम इफेक्ट। देखिए लास्ट में हम लोगों ने क्या चर्चा की, हम लोगों ने यहाँ पे देखा चेंज इन प्राइस दो तरीके से, एक तो इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन। ये जो इनकम इफेक्ट होगा ये प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ये जो है हमेशा ऋणात्मक होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कौन सा है, प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट। और आपकी परीक्षाओं में जो सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे उस प्रश्न में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा नहीं लिखा है, इट मींस आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव, तो आपको यह समझ के रखना है कि आपसे सवाल कौन सा पूछ रहे हैं, प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट। अब देखिए, प्राइस, ये जो इनकम इफेक्ट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये इतना क्लियर है ना। अब देखिए, प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो अगर प्राइस जो है वो कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, तो जो कंज्यूमर का रियल इनकम है, रियल इनकम है कंज्यूमर का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, रियल इनकम कंज्यूमर का बढ़ जाता है। अब चलिए नीचे आते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु का, एक्स वस्तु को हम लोग लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, और एक्स वस्तु का जो है वो प्राइस कम हो जाए, एक्स वस्तु का मूल्य कम हो जाए। एक्स वस्तु का जब मूल्य कम हो जाएगा तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है, वाई आर, रियल इनकम कंज्यूमर का बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पहले जो है इस पे खर्च कर रहा था पैसा, अब कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। इट मींस रियल इनकम में जो है वो वृद्धि हो रही है। अब जो रियल इनकम में वृद्धि हो गई तो कंज्यूमर हो सकता है और इसकी इकाइयां खरीदना चाहे, यानी कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जा रही। इट मींस डिमांड फॉर एक्स जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गया। ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा एक निगेटिव रिलेशनशिप को। ये कैसे दिखाएगा, निगेटिव रिलेशनशिप को, यानी निगेटिव आय प्रभाव को, जो कि होता है नॉर्मल गुड्स में, सामान्य वस्तुओं में। ठीक है, वहीं अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए कि एक्स वस्तु का मूल्य कम हो जाए, तो इससे क्या होगा भाई, मूल्य कम होगा तब तो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो तो बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कंज्यूमर का रियल इनकम तो बढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद उसने डिमांड को कर दिया कम, तो ये मामला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है, यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। और ऐसा किस स्थिति में होता है भाई, ऐसा होता है गिफिन वस्तु। तो ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में जो आपसे सवाल पूछता है वो प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट से पूछा जाता है, और प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट में गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है। अगर यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा 7905709366 पे, और वहां पे मैं आपको कॉल पे ये बात और अच्छे से समझा दूंगा अगर आप इस वीडियो में नहीं समझ पाए हैं। तो इतना क्लियर है ना। देखिए, प्राइस कम हुआ एक वस्तु का, रियल इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ गया, यानी कि अगर मूल्य कम हो रहा है, वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है, यह निगेटिव रिलेशन को दिखाता है। अगर मूल्य में कमी हो रही है और डिमांड में भी कमी हो जाए, ये पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है। तो आय प्रभाव सामान्य वस्तुओं में निगेटिव रिलेशन को दिखाता है और गिफिन वस्तुओं में पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता है, यानी कि अगर वहां पे प्राइस जो है बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो जाती है। ये क्या होता है, गिफिन वस्तुओं की स्थिति में होता है। जबकि आपने जो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा वहां पे आपने देखा होगा कि प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। उम्मीद है कि अब तो आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस कम हो रहा है, डिमांड भी कम हो जा रहा है, ये लोग हम
फिर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जा रहा है। और लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फेल होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है गिफिन गुड्स में या गिफिन प्रकार की वस्तुओं में। वहीं अगर हम लोग बात करें कि प्राइस जो है कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ रहा है, इट मींस प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ रहा है, इट मींस लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे लागू हो रहा है। और ये कहाँ पे लागू होता है, ये नॉर्मल गुड्स पे लागू होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे इनकम इफेक्ट निगेटिव होगा और गिफिन में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा डायरेक्ट ऐसे तो उसको पॉजिटिव लगाइएगा। याद रखिएगा, गिफिन वस्तुओं में आय प्रभाव सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक तब होगा जब आपसे पूछेगा मौद्रिक आयजन्य आय प्रभाव में, विभिन्न वस्तुओं में आय प्रभाव कैसा होगा, तब जाकर के ऋणात्मक। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें आप समझ सकते हैं और आप देखते हैं कि जो प्राइस इफेक्ट होता है वो दो बातों से मिलजुल के बनता है या दो बातें उसमें जुड़ी होती हैं। एक होता है इनकम इफेक्ट, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो नॉर्मल वस्तुओं में आपने, अच्छा एक चीज आपने देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होगा वो सभी परिस्थितियों में निगेटिव होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। चलिए हम लोगों ने मान लिया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज विल बी निगेटिव। अब इनकम इफेक्ट अगर निगेटिव है, इनकम इफेक्ट अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव मिलकर के निगेटिव प्राइस इफेक्ट दिखाएंगे और ये नॉर्मल गुड्स में ऐसा पाया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट निगेटिव होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव हो जाए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो प्राइस इफेक्ट होगा, जो कीमत प्रभाव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये किस स्थिति में होता है, ये गिफिन में होता है। सवाल यहीं से बनता है, गिफिन वस्तुओं में आय प्रभाव कैसा होगा भाई, धनात्मक होगा। और एक जो इंफीरियर होता है, देखिए आपने वस्तुओं को पढ़ा नॉर्मल और इंफीरियर। इंफीरियर में एक सामान्य इंफीरियर, एक अधिक इंफीरियर, जिसे गिफिन के नाम से जाना गया। तो इंफीरियर में क्या हुआ, इनकम इफेक्ट यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है लेकिन कम पॉजिटिव होता है और सब्स्टिट्यूशन तो निगेटिव ही रहेगा। तो ये जो कम पॉजिटिव है इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो है निगेटिव बन जाता है। लेकिन इनकम इफेक्ट गिफिन के लिए स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है, इतना अधिक पॉजिटिव होगा, इतना अधिक पॉजिटिव होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन प्रभाव की ऋणात्मकता को खत्म कर देता है। यानी प्रबल धनात्मक आय प्रभाव होता है गिफिन प्रकार की वस्तुओं में और ऐसी स्थिति में प्राइस इफेक्ट यानी कीमत प्रभाव भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पूरी राम कहानी थी जिसमें आप सभी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा था। और डिटेल से अगर समझना चाहें इसको, इस बुक में श्री प्रोफेसर एस.एन. लाल सर ने बहुत अच्छे से बातों को क्लियर किया हुआ है कि वस्तुओं का जो स्वभाव होता है वो कितना प्रकार का होता है। एक सामान्य वस्तु होता है, एक निकृष्ट वस्तु होता है। सामान्य वस्तुओं में उन्होंने बताया हुआ है कि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव तो ऑलवेज निगेटिव होगा, इसमें तो कोई कहने वाली बात है नहीं। तो ये माइनस माइनस मिलकर मूल्य प्रभाव यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। उसके बाद निकृष्ट में इन्होंने 3 श्रेणियां बना दी हैं, कम निकृष्ट और अति निकृष्ट। तो एक कम निकृष्ट को इन्होंने बताया है कि यहाँ पे आय प्रभाव पॉजिटिव होगा, ठीक है, और प्रतिस्थापन प्रभाव निगेटिव। लेकिन ये जो आय प्रभाव पॉजिटिव होगा ये कम पॉजिटिव होगा, मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट देखने को मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। वहीं दूसरे वाले में इन्होंने आय प्रभाव को शून्य मान लिया है, ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो है वो मूल्य प्रभाव भी निगेटिव देखने को मिलेगा। अब जो मेन विवाद है वो है गिफिन को लेकर के। तो गिफिन में आय प्रभाव जो होता है वो धनात्मक होता है और स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल धनात्मक आय प्रभाव होता है। और ये जो प्रबल धनात्मक आय प्रभाव है ये प्रतिस्थापन प्रभाव की ऋणात्मकता को खत्म कर देता है और यहाँ पे मूल्य प्रभाव जो है वो धनात्मक बन जाता है। ये गिफिन वस्तुओं की स्थिति में होता है। गिफिन वस्तुओं में मार्क का नियम जो है वो क्रियाशील नहीं होता है, ठीक है। इंफीरियर गुड्स की जो और अवस्थाएं हैं उसमें क्रियाशील होता है लेकिन बहुत कमजोर रूप से होता है, और सामान्य वस्तुओं में मार्क का नियम जो है वो क्रियाशील होता है। तो साथियों ये थी पूरी वो चर्चा जिसको लेकर के आप सभी कंफ्यूज थे। अब हम लोग पहुंचेंगे अपने उस सवाल पे जो कि आपसे परीक्षा में पूछा हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहीं भी आपसे ये नहीं पूछा है
कि कंज्यूमर की जो है वो मौद्रिक आय में वृद्धि यानी मौद्रिक जन्य आय प्रभाव की बात नहीं किया है। मौद्रिक जन्य आय प्रभाव की बात नहीं किया है। अगर मौद्रिक जन्य आय प्रभाव की बात नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर है वो सदैव ही गिफिन वस्तुओं के लिए पॉजिटिव इनकम इफेक्ट को शो करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सामान्य सवाल पूछा जाता है जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मौद्रिक जन्य आय प्रभाव से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको क्या मान के चल रहा है? आपको यह मान के चलना है कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट। और प्राइस इंड्यूस्ड इनकम इफेक्ट में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट होता है गिफिन वस्तुओं के लिए, वो कैसा होता है भाई? धनात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, मतलब मजबूत होता है, तगड़ा होता है। और ये भी आपने देख लिया कि ये प्रबल धनात्मक आय प्रभाव होता है। तो उम्मीद है कि ये चर्चा आज की यहाँ पे अब कंप्लीट हो गई है, आप सभी भी समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, जरूर पूछिए। जिस प्रकार का आपको कंफ्यूजन हो जरूर पूछिए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि काफी मशक्कत हुई इस वीडियो को बनाने में, तो उनको भी जो है इसका सही जवाब मिल जाए। बहुत कंफ्यूजन रहता है इस प्रकार के सवालों में, है ना? किसी को नोट्स वगैरह चाहिएगा ये तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। बाकी कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो आप हमारे मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां पे पीजीटी यूजीसी के कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो उनको भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आज की चर्चा यहाँ पे कंप्लीट होती है, खत्म होती है। कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।